अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रूख अब्बास और चैनल है एनटीवी और जो शो आप देख रहे हैं वो है न्यूट्रल। और जो आज टॉप न्यूज़ शामिल हैं आपको स्ट्रेट उसकी तरफ लेके चलता हूं। सबसे पहले तो इस्लामाबाद एमओयू मुअत्तल कर दिया है। ईरान ने पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। बहरहाल सिचुएशन बहुत बड़ी है। क्या हमले किए हैं ईरान ने, ईरान आगे क्या करने जा रहा है, ईरान ने बहुत बड़ी धमकी दी हुई है कि 2 दिन में हम ये कर देंगे। और दूसरी सूरत हाल भी बड़ी खराब हो गई है। कुछ ऐसा हो गया है अमेरिकन साइड पे। आप एक बात याद रखिए कि अमीर मुल्कों का खून महंगा होता है और गरीब मुल्कों का खून सस्ता होता है। अमीर मुल्कों का खून गिरेगा तो वो फिर बदमाशी करते हैं, जो अमेरिका ऑलरेडी कर रहा है। हम कभी भी अमेरिका को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अभी अमेरिका के साथ कुछ ऐसा हो गया कि लग रहा है कि वो ईरान के साथ कुछ बहुत बुरा करने वाला है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान के सैकड़ों लोगों की जान बचा ली गई। एक गाड़ी को वीराने में ले जाया गया और वो किस तरह से वीराने में गई और वीराने में ले जाना क्यों जरूरी था, ये आपको बताएंगे ये क्या सिचुएशन थी। फिर आपको ये बताएंगे जी कि अगले 24 घंटे में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको, मुझे और पूरे पाकिस्तान को तकरीबन आप ये समझें कि अब अलर्ट रहना पड़ेगा। सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है, ये भी जानेंगे डिटेल में जाके। फिर आपको बताएंगे जी जहनी मरीज की एक कहानी। ज़हनी मरीज कौन है जी? अगर मैं खुल के कहूं तो नौरीन नियाजी साहबा ने जो बयान दिया है वो नॉर्मल इंसान नहीं दे सकता। उस बयान के अब इंप्लीकेशंस आने शुरू हो गए हैं। आज वो पाकिस्तान की मीडिया ने उसे कवर भी किया और उसके बाद कुछ और भी डिटेल्स इस हवाले से हैं कि ये हुआ क्या है और मजीद इसका आगे क्या हो सकता है। तो ये भी जानिएगा, ये भी आज की हमारी स्टोरी होगी। मेरे ख्याल सबसे पहले चॉइस साहब अपनी जो टॉप स्टोरी है ना एमओयू वाली, उसे ले लेते हैं, उसे डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर मेरे ख्याल नौरीन नियाजी वाली स्टोरी पे आते हैं। क्या कहेंगे? आज देखें, ईरान ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि जो एमओयू इस्लामाबाद, जो इस्लामाबाद अकॉर्ड जिसको कहा जाता है, वो हमारी तरफ से मुकम्मल तौर पे मुअत्तल हो गया, ख़त्म हो गया। अब उसकी कोई हैसियत नहीं है। और ये ऐलान काज़म गरीबाबादी साहब ने किया और ये उनके नायब वज़ीर ख़ारजा हैं। और ये प्रॉपर ऐलान ईरान की तरफ से हो गया। इससे पहले ईरान की तरफ से ये कहा जाता था कि अभी मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं और डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि वो मुज़ाकरात की तरफ आए, एमओयू जो है उसकी जो शिकें हैं उसकी तरफ आए। लड़ाई कर रहे थे लेकिन लड़ाई एमओयू कर रहे थे, कैंसिलेशन अनाउंस नहीं कर रहे थे। लेकिन एमओयू को इंटैक्ट समझ रहे थे और उनका कहना ये था कि अमेरिका को उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। लेकिन अब ईरान की तरफ से इसका मुकम्मल तौर पे ऐलान कर दिया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खत्म हो गया। अब दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई है। सही। अब इस लड़ाई का जो नतीजा निकलेगा आने वाले दिनों में, जब मैं सोचता हूँ तो मुझे होल आते हैं। आप यकीन करो कि ये होलनाक किस्म का नतीजा निकलेगा ये। हम्म। और इसके अंदर ना ईरान के पास बड़ा सुनहरी वक्त था, बहुत ही सुनहरी मौका था। ईरान ने बड़ी बुरी तरह लूज किया उसको। और ईरान जो है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जो है वो जन्म लेने वाला है इस पूरे खित्ते के अंदर। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। और पहली मरतबा बतौर जर्नलिस्ट मैं ये समझता हूँ कि मेरी ये जो पेशीन गोई है या मेरा जो तजिया है, इसे गलत साबित होना चाहिए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसे गलत साबित करे। मुझे लगता है कि हमारे हमसाये में एक और गजा जो है वो होने वाला है और बड़ी तबाही आएगी। और बदकिस्मती ये है कि दुनिया में कोई मुल्क एक भी ऐसा नहीं होगा जो ईरान को सपोर्ट कर सके। चाइना की तरफ से बयान आते हैं लेकिन वो सिर्फ बयान है। और रशिया की तरफ से भी सिर्फ बयान आते हैं और वो भी सिर्फ बयान है। वो मदद वो भी नहीं कर रहा, जो बड़ी ट्रेजेडी है। अब अगर फर्ज करें कि ईरान दो आबनाएं बंद कर देता है, बाबुल मंदब भी बंद कर देता है, आबनाएं हुर्मुज़ भी बंद कर देता है, दुनिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि कुछ अर्सा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, महंगाई हो जाएगी। लेकिन इससे ये नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बल्कि दुनिया को बहुत ज़्यादा सबक मिलेंगे कि वो अल्टरनेट जो है ना अपना एनर्जी क्रिएट करे। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और ईरान को मेरा ख्याल है बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। अब देखो, एक साइड पे आपको एक बड़ा ऑनरेबल किस्म का एक ज़रिया मिला था, एक स्टार्ट मिला आपको। एक आपको इस्लामाबाद बुलाया गया, आप तशरीफ़ लाए, अमेरिकन आए यहाँ पे। मुआहिदा उस वक्त भी हो सकता था, चले अमेरिका की हटदर्मी थी और उसने वो कैच ड्रॉप कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर स्विट्ज़रलैंड के लिए कितनी एफर्ट की गई, फिर वहाँ पे एमओयू साइन हो गया। उसके बाद बजाय इसके कि मामलात को आगे बढ़ाया जाए, आपने फिर ज़िद्दबाज़ी शुरू कर दी और उसका नतीजा ये निकला कि सारा मामला ख़त्म हो गया। एमओयू जो है वो मुअत्तल हो गया या मुलतवी हो गया या वो ख़त्म हो गया, ठीक है, ओके। और उसके बाद जंग स्टार्ट हो गई। अब जंग जो है वो थोड़ी-थोड़ी हो रही है और अभी सिर्फ अपना हुर्मुज़ के और खलीज फ़ारस के दाएँ-बाएँ जो शहर है अमेरिका उसके ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन आज ईरान जो है वो यूएन चला गया, सलामती कौंसल में, और उसने सलामती कौंसल ने कहा है कि अमेरिका को मजबूर किया जाए, कोई जंग बंद करे। तो भई जो जंग पाकिस्तान ने बंद करवा ली थी और उसके बाद कतर की मदद से एक सालसी की वजह से एक एमओयू साइन हो गया और उसके अंदर आपकी शर्तें मान ली गई। 14 की 14 शर्तें जो है ना ईरान को सपोर्ट करती हैं। सपोर्ट करती हैं, बिल्कुल। अमेरिका उसके अंदर लूजर है। अमेरिका को कोई उसका फायदा नहीं। इवन उसके अंदर आपने कहा कि $300 बिलियन डाले जाएं कि जिससे हमें डेवलप किया जाए, वो भी उस मुआहदे के अंदर है। सब मनवा लिया गया सब मनवा लिया गया। था। यानी 14 की 14 शर्तें जो हैं वो ईरान को सपोर्ट करती थी, फेवर करती थी, उसे आपने तोड़ दिया। और तोड़ा भी इस तरह कि आपने सालस जो था उसके जहाज के ऊपर हमला कर दिया, ठीक हो गया। और अब आप यूएन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप दरमियान में आके अमेरिका से रोकें। भाई, जिन्होंने जंग रुकवाई थी उसको आपने क्या अवार्ड दे दिया? जो कितनी कदर पाकिस्तान कर ली ने उसने? करवाया था वो रास नहीं आया, लेकिन हम अब यूएन जाके उन्हें कहना है कि करवाओ। यूएन आज तक क्या बंद करवा सका? कुछ नहीं करवा सका आज तक। वो इराक की जंग नहीं बंद करवा सका, लीबिया की जंग नहीं रुकवा सका। हम्म। वो कई ऐसी जंगें, गजा के अंदर जो रोज मजलूम मर
रहे थे, यूएन कुछ नहीं कर रहा। यूक्रेन की अभी तक जारी है। यूक्रेन की जंग अभी तक जारी है, यूएन वहां पे कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ऐसा मुझे एक चीज बताइएगा कि आपको याद है जब मुआहदा हुआ था तो सबसे ज्यादा जो शोर मचाया था वो इसराइल ने मचाया था। इसराइल। इसराइल ने कहा था क्या मुआहदा किया, ये तो तुमने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत शोर हुआ था, उसने कहा अमेरिका की लड़ाई हो गई थी ईरान को उसके साथ। मजबूत कर दिया और हमें आपने अकेला छोड़ दिया। अकेला छोड़ दिया, यहां तक बात हुई थी। अब प्रॉब्लम यह है कि इस मुआहदे को खुद ही खत्म कर दिया ईरान ने, और दूसरी साइड पे जो सब एक धमकी भी दे दी है बहुत बड़ी कि 2 दिन में कुछ करने जा रहे हैं। वो पासदारान कह रहे हैं कि 2 दिन में हम फुल फ्लैज अटैक जो है करने लगे, और ये अटैक कहाँ पे होगा? खलीज पे होगा। अमेरिका के ऊपर तो अटैक कर नहीं सकते। जब आप अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे? आप जॉर्डन के ऊपर करेंगे, वहां से जॉर्डन से स्टार्ट करेंगे, जॉर्डन कर लिया, फिर सीरिया कर लिया, फिर उसके बाद आपने यूएई जो है उसको टारगेट कर लिया, ओमान को टारगेट कर लिया, कतर को कर लिया आपने, कुवैत को कर लिया आपने, इराक के अंदर जो उनका इलाका है अरबेल वगैरह, और वहां पे आपने अटैक कर लिया। इससे ज्यादा क्या हो सकता चौधरी साहब ने कहा हम 2 दिन में तबले जंग बजा देंगे। तबले जंग बजाने का मतलब है फुल फ्लैज वॉर शुरू कर देंगे। वो अटैक जो ज्यादा इन्हीं के ऊपर होगा, खलीजी मुल्कों के ऊपर होगा। इसराइल पे जाएगा, इसराइल तक मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसराइल साइलेंट है सारी काम में, वो खामोशी से साइड पे बैठ चुप गया, करके आग बैठ लगा गया। के। उसने कहा ठीक है आप लोग आपस में निबड़ लें, उसको क्या जरूरत उस इसराइली शैतान के काम देखें, सारा पंगा उसने डाला, सब कुछ उसने किया, और वो साइड पे बैठ के हंस रहा है, तालियां बजा रहा है, और बाकी सारे आपस में लड़ रहे हैं। अब आपस में होगा ना। अब खलीजी ममालिक के ऊपर आपने अटैक करना है ना। वो आज देखे ना, सऊदी अरब के ऊपर अटैक कर दिया ईरान ने, प्रॉपर यम्बो के ऊपर अटैक कर दिया, फिर उसके बाद तो उनकी दूसरी एक साइट है जिसके ऊपर प्रॉपर आपने अटैक कर दिए, और वहां पे आपने सबसे खतरनाक जो बात अभी हुई है, 5 बड़ी पोर्ट्स हैं, जरा वो तो बताएं कौन। तो उसको टारगेट किया जा रहा है ना जी कि हम इनके ऊपर अटैक करेंगे अगले 2 दिन के अंदर। ये कह रहे हैं कि जी हम 5 जबल अली यूएई की है, और बहुत बड़ी ये पोर्ट है उसकी, मिना जो है मिना सुलेमान, और ये जो है ये बहरीन की है। इसके अलावा अल शुएब है, अल शुएब पोर्ट है, ये कुवैत की है। हमाद पोर्ट है, ये कतर की है, और किंग फहद है यम्बो के अंदर। यम्बो जो है ना, ये बेसिकली रेड सी के ऊपर एक शहर है, और वहां तक एक पाइपलाइन है इसकी सऊदी अरब की, 1250 किलोमीटर पाइपलाइन तय करके ना, और वहां पे तेल देती है। तेल की वहां पे मकदार कम है, यानी कि रोजाना की बुनियाद पे कोई बहुत ज्यादा हैवी वहां से आप ट्रांसफर नहीं कर सकते इसको, लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर एक ऑल्टरनेट रूट उन्होंने बनाया हुआ था, और अब वो दोबारा इसको वाइडर भी कर रहे हैं ताकि अगर यहाँ पे इशू बने तो दूसरी साइड से तेल निकाला जा सके। लेकिन वहां पे के ऊपर बबल बंधा हुआ है और वहां पे आकर रुक जाता है, और इसीलिए वहां पे हौजी जो है उनको ज्यादा एक्टिव किया हुआ है कि जनाब अगर इस टाइप की सूरत हाल हो तो सऊदी अरब यहाँ से तेल ना निकाल सके। पाकिस्तान को जो तेल की सप्लाई आ रही थी वो यहीं से आ रही थी, यम्बू से। और इसके अलावा जो ये मशरक़ वस्ता के जो मुल्क हैं, फिर ये फार ईस्ट के जो मुल्क हैं, फिर ये यूरोपियन मुल्क हैं, वहां पे भी ये तेल सऊदी अरब का जो था वो इसी के जरिए जा रहा था। तो इसके ऊपर अटैक इसलिए किया जाएगा किंग फहद पोर्ट के ऊपर, यम्बू के ऊपर, कि जी यहाँ से तेल की सप्लाई बंद कर दी जाए। ठीक है, तो इसका क्या फायदा होगा? नुकसान ही नुकसान है। मिडिल ईस्ट तो तबाह हो जाएगा, मिडिल ईस्ट तबाह हो जाएगा। मतलब उस पे अमेरिका पे क्या प्रेशर है? मिडिल ईस्ट तबाह होगा, अमेरिका के पैसे थोड़ी लग रहे हैं। हाँ जी, उसमें क्या जाएगा। दूसरा ये है कि मोहसिन रसाई साहब जो उनके मशीर है सुप्रीम लीडर के, और ये पुराने कमांडर भी है। जब इराक के अंदर जंग हुई थी तो उसके अंदर इनका किरदार बड़ा अहम था। बुजुर्ग आदमी और सेंसिबल आदमी है, लेकिन इन्होंने बयान दिया कि 2 दिन के अंदर अंदर फुल फ्लैज जो हम हमला करने लगे हैं, और ये नहीं हो सकता कि मुज़ाकरात और जंग दोनों साथ साथ चलें। तो मुज़ाकरात और जंग साथ साथ जो चल रहे थे वो दौर खत्म हो गया, और अब हमने एक फुल फ्लैज अटैक करना है। फुल फ्लैज अटैक ईरान कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके बाद जो अमेरिका करेगा उसका आप उसको कैसे फेस करेंगे आप? बिल्कुल ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, इसमें अब एक चीज़ है, मुज्तबा खामनाई साहब का भी एक बयान आ गया, डायरेक्ट बयान है, उन्होंने हैंड रिटन भेजा, आपको पता है, वैसे तो बताते नहीं है, वो भी जरा बताइएगा ये क्या। उन्होंने कहा जी कि ये जो एमओयू की खिलाफवर्जी की है ट्रंप ने की है, और ट्रंप के दस्तखत जो है ना बेवकूफ़ और बेमायनी है। उन्होंने कहा जी कि इनका कोई फायदा नहीं है। जब इन्होंने इसके ऊपर साइन किए हैं तो इनको चाहिए था कि शर्तों के ऊपर पूरा करें। भाई वो मुज़ाकरात आप करेंगे तो शर्तों के ऊपर पूरा होगा ना। टेक्निकल जो मुज़ाकरात थे, डायलॉग थे, वो तो हुए नहीं। यहाँ देखें अमेरिका से 2 बंदे आ गए, उनका विटकॉफ आ गया और दूसरा कुशनर आ गया, वो आके दोहा में बैठ के, और आपने कह दिया कि जी हमने तो नहीं आना वहां से। और एक शर्त यह थी कि सबसे पहले आप $12 बिलियन जो है ना रिलीज करें। जब उसके लिए डायलॉग होने हैं, डायलॉग के बाद वो रिलीज होंगे। वो भी कतर भी तैयार हो गए, कतर भी तैयार है, सऊदी अरब भी तैयार है। आपको याद है सऊदी अरब और कतर की तरफ से बयान आए थे जो पाकिस्तान के थ्रू चल रहा था कि भाई हम पैसे दे देंगे, मामला खत्म करो। पैसों का मसला भी हो। अच्छा चौधरी साहब, अब थोड़ा सा इशू ये वो कहते हैं कि आपने हुर्मुज़ जो है ना वो उसका कंट्रोल हमें देते हैं। अच्छा मुझे चौधरी साहब, ये जो पूरी जंग है इसका मकसद लग भी यही रहा है कि अमेरिका जो अटैक कर रहा है वो पोजीशन ऑफ, मतलब जो उसकी बार्गेनिंग पोजीशन है अमेरिका की, वो चाहता है कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे और आबनाए हुर्मुज़ पे इनका कंट्रोल वीक हो जाए या खत्म हो। आबनाए हुर्मुज़ का इशू ये है कि जब अमेरिका यहाँ पे नहीं आया था तो उस वक्त आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई थी। यहाँ से 135 से रोज शिप्स जो थे गुजरते थे, और मेजर ट्रेड रूट था उस जमाने में ये। अब जब अमेरिका आया तो आबनाए हुर्मुज़ का इशू बन गया। अब अगर अमेरिका यहाँ से वापस चला जाता है और यहाँ पे सर्विसेज टैक्स लग जाते हैं तो पूरी दुनिया अमेरिका से कहेगी कि आप ये आम लेने आए थे यहाँ पे, आप आए हैं, और उसका नतीजा ही निकल गया कि यहाँ पे तो टैक्स लग गया। तो पूरी दुनिया का यलगार हो जानी थी अमेरिका के ऊपर। तो अमेरिका चाह रहा है कि यहाँ उसको एज इट इज छोड़ के जाए जिस तरह पहले था। अच्छा जो सब 2 चीजें हैं जो समझ में आ रही हैं। एक तो ये जो अमेरिकन अटैक्स हैं जिसमें जो शिद्दत भी आती जा रही है, एक तो मकसद ये हो सकता है कि ईरान को इतना कमजोर कर दो कि आबनाए हुर्मुज़ बंद ही ना कर सके, और दूसरा ये कि ईरान को टोटली खत्म कर दो, इतना वीक कर दो कि ये एज अ मुल्क स्टैंड ना कर सके। आपको क्या लगता है? मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क के तौर पे तो रहेगा, वो इतना नहीं हो सकेगा कि टोटल जो कोलैप्स ही कर
दर्ज है, लेकिन ये है कि उसको कमजोर कर देंगे, मिलिट्री को कमजोर कर देंगे और पाकिस्तान को कमजोर किया जा रहा है। ठीक है। अमेरिका की तरफ से जितने अटैक्स हो रहे हैं ना, वो बेसिकली पाकिस्तान के खिलाफ हैं कि पाकिस्तान जो अपने कदमों पे खड़े न हो सके। ठीक और है। इससे फायदा जो होगा पूरी दुनिया को ये होगा कि अंदर से हो सकता है रजीम चेंज हो जाए और पाकिस्तान वीक हो जाए। आजकल इंसानों की जिंदगी मुझे गाजर मूलियों से ज्यादा नहीं लगती। गरीब इंसान गरीब इंसान, जारी सी बात। अब उसके अंदर 3 हफ्ते के अंदर अभी तक ईरान में, सिर्फ ईरान का आपको बता रहा हूं कि 50 अफराद जो है ना वो हलाक हो चुके हैं और 500 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। बल्कि अब तो आज ईरान ने ऐलान किया है कि 20 गांव ऐसे हैं जिनके डिसैलिनेशन प्लांट्स जो है वो उड़ा दिए अमेरिका ने, तो अब वहां पे 10,000 लोग जो है वो बगैर पानी के गुजारा करेंगे, तो वहां पे ये भी हो गया। ये एहतजाज कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन जो सब एक खबर अब थोड़ी सी डेंजरस है। पहले ही मैंने शुरू में कहा था जी कि जो अमीर का खून है ना बड़ा कीमती कहलाता है, जो कि इंतहाई एक घटिया किस्म का रूल है दुनिया का। बदमाशत के साथ ऐसे ही क्या करें, पावर इज पावर। पावर इज पावर, लोग कर लेते हैं भाई। आपने वो क्लिप देखा होगा उसका, गेम ऑफ थ्रोन्स का। गेम ऑफ थ्रोन्स का, नॉलेज इज पावर और पावर इज पावर। प्रोफेसर उसको कहते हैं नॉलेज इज पावर, वो उसे कहती होल्ड हिम है, तो वो आ जाते हैं पकड़ लेते हैं भाई, कहते किल हिम, वो तलवार लेकर उसकी गर्दन उतारने लगते हैं, फिर कहती होल्ड होल्ड, देन उसे कहती पावर इज पावर, प्रूव हो जाता है। अच्छा सर, एक चीज मुझे बताइएगा कि 2 फौजियों के मारे जाने की इतलात है अमेरिकन फौज। हाँ जी, जॉर्डन के अंदर इनका बहुत बड़ा वहाँ पे अड्डा है जी, और वहाँ पे अटैक हुआ है और ईरान ने सबसे पहले 17 जुलाई को वहाँ पे खौफनाक अटैक किया था, और बकौल ईरान के वहाँ पे हमने 2 इनके त्यारे गिरा दिए, खत्म कर दिए, तोड़ दिए, दबा कर दिए, और इस बेस पे जो खड़े हुए थे, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि हमने इनका रेडार सिस्टम बर्बाद कर दिया है, फिर वहाँ पे जो इनकी इसके अलावा रिफ्यूलर से वो हमने उड़ा दिए बकौल ईरान के। लेकिन वहाँ पे अब इतला ये आई है कि 2 अमेरिकन सोल्जर जो वो मारे गए और मुतादिद जख्मी भी है। सेंटकॉम ने मान लिया, सेंटकॉम ने तस्लीम कर लिया। उससे पहले ईरान ये कह रहा था कि हमने ज्यादा लोग मारे, लेकिन अब सेंटकॉम ने 2 लोगों को तस्लीम कर लिया कि वो मारे गए, और उसके साथ जख्मी भी उन्होंने कहा जी मुतादिद लोग जख्मी हैं, और अभी तक नाम अनाउंस नहीं किया। वो अमेरिकन नाम आहिस्ता आहिस्ता अनाउंस करते हैं, ये उनकी आदत है। आपको पता है सबसे पहले उसकी फैमिली को बताया जाता है, ठीक है। इवन अमेरिकन गवर्नमेंट से पहले भी, उसकी अनाउंसमेंट से पहले भी उसकी बेगम को बताया जाता है जाकर। चौधरी साहब, इसकी इंप्लीकेशंस क्या है? इसकी इंप्लीकेशंस ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के अंदर लाशें जाएंगी ना, तो डोनाल्ड ट्रंप जो ना वो उसके पास फेस सेविंग नहीं है, फिर वो अटैक करेगा। अब आपने देखा होगा इसराइल के अंदर उसने अपने एयर फ्यूलर्स जो है वो भेजने शुरू कर दिए हैं, धड़ाधड़ भेजी जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी एक फुल फ्लैज अटैक जो है उसकी तरफ जा रहा है। तो अब देखना ये है कि ईरान फुल फ्लैज अटैक पहले करता है या अमेरिकन फुल फ्लैज अटैक करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका इंतजार करेगा कि ईरान को एक बार करने दे, उसके बाद और अटैक करने दें, फिर उसका फायदा उसको ये होगा कि पूरी दुनिया का एक टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी, मीडिया के ऊपर, ईरान ने फुल फ्लैज अटैक कर दिया, ये तबाही आई उसके अंदर, उसके बाद अमेरिका उसका जवाब। लेकिन ये टीज करेगा ईरान को ताकि वो कोई ऐसी हरकत करे। जाहिर है, मेरा नहीं ख्याल कि ईरान को टीज करने की जरूरत है। हाँ, ये बात भी आपकी ठीक है, ये ऑटो पे लगे हुए हैं, खुद टीज हो जाते हैं, खुद ही। ठीक है। चल जो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा वो पहाड़ पे चढ़ गए, इतना नहीं होना चाहिए। ये नहीं, थोड़ी नरमी दिखानी चाहिए। अब ये जो 50 लोग अभी अकल का मुजाहरा, तो सब ये जो 50 लोग 3 हफ्तों में शहीद हो चुके हैं ईरान के, इन्होंने वापस नहीं आना। ये इनकी फैमिलीज थी, बच्चे थे, सिर्फ अकड़ के पीछे और सिर्फ अन्ना के पीछे कुर्बान कर दिए गए। और IRGC को ये लग रहा है कि ये पूरी जंग जीत जाएगी, और उसके पीछे उसे ये समझ नहीं आ रहा कि करोड़ों अफराद मारे जा सकते हैं और सब के सब मुसलमान होंगे। अमेरिका तो इधर बैठा ही नहीं है, उसको कोई नुकसान नहीं। अमेरिका क्या नुकसान है? और फर्ज कर लें कि आपने एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल आपने बना लिया जो इंटरकॉन्टिनेंटल है और वो अमेरिका तक मार कर सकता है, लेकिन अमेरिका देखें ना, नॉर्थ से लेकर साउथ तक है, वो एक साइड पे अलास्का है और दूसरी साइड पे जाके ना वो जाके पैसिफिक, साउथ पैसिफिक को टच करता है दूसरी साइड पे, और 2 समंदर है उसके दाएं बाएं, और कितना ह्यूज रकबा है, 50 स्टेट्स हैं उसकी। तो आपने अगर फर्ज करें एक आपने मिसाइल फेंक लिया, कहाँ जाएगा? आपने कितने मार लेंगे? फ्लोरिडा पे फेंक दिया आपने, तो उसके बाद बाकी स्टेट्स भी हैं, बाकी सब क्या, और कितने एक मार लेंगे आप? सिंपल सवाल है यार। लेकिन ईरान से यार मुझे बहुत हमदर्दी है, मैं देखिए शुरू से ना ईरान के हक में बात कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरा ना दिल टूट गया वैसे ऑनेस्टली, बहुत बड़ी हमाकत है। पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट की, बहुत एफर्ट की है बचाने के लिए, और भी मुस्लिम मुल्क हैं जिन्होंने बड़ी एफर्ट की है। देखो पूरा गल्फ जो है वो ईरान को कह रहा था भाई मुकाओ बात को, नहीं मुकाया। चौधरी साहब, आप ये देखें कि पाकिस्तान के दुश्मन कौन है, एक इसराइल है, एक इंडिया है। पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा था ईरान के लिए और उन्हें तकलीफ हो रही थी, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दियां कर रहे थे, दवाइयां मचा रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, आज भी हम एक खबर उसकी तरफ देने वाले हैं। लेकिन हमने सब कुछ अपना उनके लिए लुटा दिया कि अपने पे तवज्जो नहीं है, तुम्हें संभाल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कदर यह है कि आज MOU कैंसिल हो गया, खत्म हो गई, तकलीफ होती है। कितनी पाकिस्तान ने एफर्ट की है। अब ईरानी वज़ारत ख़ारिजा जो उनकी तरफ से भी बयान आ गया कि मुआहदे पर हर सतह पे खिलाफवर्जी की है अमेरिका ने, और दूसरा ये है कि जी अब जो है वो MOU तो वैसे पहले ही ज़ाहिर है वो ख़त्म हो गया हुआ, लेकिन अब वो अमेरिका के ऊपर डाल रहे हैं कि उन्होंने हर सतह पे खिलाफवर्जी की है। और दूसरा ये है कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे और हम आगे बढ़ेंगे और हम जो नताइज है वो अमेरिका को फेस करने पड़ेंगे। अब सवाल फिर वही है कि आखिर ईरान चाहता क्या है? ईरान ये चाहता है कि अब ना हुर्मस के ऊपर वो टैक्स लगाए और दुनिया उसको एक्सेप्ट कर ले। दुनिया कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ब्लैकमेलिंग है, ब्लैकमेलिंग। अमेरिका भी ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ये भी ब्लैकमेलिंग कर रहा है, दोनों तंग कर रहे हैं। अब देखें ना, 30 यहाँ से 30 से लेकर 40 तक अपनाए हैं दुनिया के अंदर, तो क्या सबके ऊपर टैक्स लगेगा? तो फिर उसके बाद ट्रेड होगी, ट्रेड खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद।
बिल्कुल सही। चलें जोश अब चलते हैं अपनी अगली स्टोरी पे। अगली स्टोरी है हमारी अच्छा, ज़ेनी वैसे मरीज़ एक के बारे छोटी सी बात ये है कि ये जो आपको पता है ये समुद्री ट्रेड स्टार्ट कैसे हुई थी? में। जहाज़ से? नहीं, जहाज से तो स्टार्ट हुई है ना, पहले जहाज़ों से स्टार्ट हुई। उससे पहले ये तो शारा रेशम थी। शारा रेशम जो थी ना, वो सबसे बड़ा ट्रेड रूट था और इसी से ट्रेड होती थी और ट्रेडिंग होती थी इसके ऊपर ही। फिर इस तरह हुआ कि जो इस्तांबुल था वो फतह हो गया 1492 में। ठीक है। यानी 1452 में, 1452 में। 1452 में जब इस्तांबुल आ गया तो इस्तांबुल एक बहुत बड़ी मंडी थी। यहाँ पे आके सिल्क रूट रुकता था और उसके बाद यूरोप में दाखिल होता था। तो वहाँ पे जो थे ना उनके जो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह। तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने वो रूट बंद कर दिया। तो अब तिजारत जो थी चाइना से स्टार्ट होके इस्तांबुल आके रुक जाती थी, उससे आगे नहीं जा सकती थी। तो जब वो रुक गया तो उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता पीछे जो सारा शार रेशम वो सारी बंद होती चली गई। जब बंद हो गई तो अब दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय बैरी तिजारत के। ठीक तो है। उसके बाद फिर उन्होंने कंपनीज़ बनाई और वो ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी चक्कर में बनी थी। और उन्होंने फिर समुद्री जहाज़ों के ज़रिए पूरी दुनिया में ट्रेड शुरू की। इसका मतलब चोई साहब एक रास्ता बंद कर दें तो दुनिया कोई और रास्ता तलाश कर नए लेती नए है। रास्ता तलाश कर लेती है। उसकी वजह फिर ये देखें पूरी दुनिया के अंदर गोरा फिर उसके बाद पूरी दुनिया में गया। उसने हर जगह पे हुकूमत की। ठीक है। ये 1452 में अगर ये ट्रेड रूट बंद ना होता शारा रेशम तो ना वलांदेजी जो है जिनको कहते हैं हॉलैंड के बंदे ना वो जाके अपनी कॉलोनियाँ बनाते, ना स्पेनिश अपनी कॉलोनियाँ बनाते उसके बाद, ना ब्रिटिश जो अपनी कॉलोनियाँ बनाते, ना फ्रेंच अपनी कॉलोनियाँ बनाते। तो उसके बाद फिर इन्होंने पहले जहाज़ लिए और इन्होंने ट्रेडिंग करनी शुरू की। जब ट्रेड करनी शुरू की तो उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता फिर उन्होंने वहाँ पे अपने गोदाम बनाए। गोदाम बनाए उनके लिए गार्ड्स रखे फिर वो गार्ड्स फ़ौज में कन्वर्ट हुए। फ़ौज ने फिर बहुत सारे इलाकों पे कब्ज़ा करना शुरू किया। आहिस्ता-आहिस्ता जो ये नौ आबादियाती निज़ाम जिसको कहते हैं ना कॉलोनियलिज़्म वो स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो ये उसका नतीजा है। तो एक आपने रूट बंद किया तो उसके बाद देख लें वो नया रूट तलाश कर लिए, नए रूट तलाश कर लिए और उसके बाद फिर नौ आबादियाती निज़ाम आ गया। अब अब की बार क्या आएगा? ये हो सकता जो है मुझे लगता है पता है क्या होगा, कुछ अर्से में बड़े-बड़े बैलून्स नहीं होते जिसके वो लोग सफ़र करते हैं, उसके अंदर फ्यूल भर के ना लोग नेविगेशन लगा के छोड़ दिया करेंगे कि वहाँ जाके खुद ही उस जगह उतर जाएगा और मुझे लगता है अगला कुछ ऐसा आने वाला है। अच्छा चलें सोचा अब आते हैं हम ज़ेनी मरीज़ की तरफ। ज़ेनी मरीज़ कौन है जी? इमरान खान साहब की बहन जिन्होंने बयान दिया है, मैं उन्हें नॉर्मल इंसान कंसिडर नहीं देखो कर आप कह सकते हो लेकिन मैं ये नहीं समझ नहीं, आप ना कहिए, मैं हर हक कहूँगा, है मैं उनका खातून नहीं, खातून है यार नहीं, इज़्ज़त नहीं, करनी नहीं, चाहिए। नहीं, मैं माज़रत करता हूँ। नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ बात करने का यार बिल्कुल हक है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बात की आप उनके खिलाफ बात करो। बिल्कुल करूँगा। हाँ जी। 101% लेकिन खातून करूँगा। का एहतराम होना चाहिए हर जगह खातून का एहतराम किया, कल भी मैंने ये बात की, आज भी कहता हूं मुझे शर्म आ रही है बात करते हुए कि वो जिस उम्र में है ये अदब बिल्कुल मेरे पे लाजिम है, मैं करूंगा। लेकिन मेरे मुल्क के खिलाफ बात करोगे, कहोगे जी मोदी 2 मिनट यार में फिक्स कर देगा। कोई भी बात कर रहा है ना आप उसका जवाब दो लेकिन इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। मैं वैसे चौधरी ऑनेस्टली साहब मोदी की 2 टके की औकात नहीं है और ना पाकिस्तान ने हम छोड़ी शायद है। पुराने बंदे हैं यार, पुरानी रवायात है। आप- आप नौजवान लोग हो नहीं भाई, चौधरी साहब आपको आपकी रिवायत जोश से हमसे भरे हुए हैं आप, आपकी रिवायत हमसे बहुत फटने वाले बेहतर लोग हैं है। आप। चलें चलें मैं मान लेता हूं वो भी जो खातून है वो आपसे बड़ी हैं एज में। ठीक है, अच्छी ठीक है, बात तो उनके अंदर भी कुछ थोड़ा सा बेहतर अकली उन्हें मुजाहरा करना चाहिए था। वो क्या रही हैं, मोदी 2 मिनट में फिक्स कर देगा। ठीक है, ऐसी की तैसी मोदी की जूते मार मार तबाह कर दिया उस बंदर को हमने, और ये कह रही हैं जी मोदी 2 मिनट में फिक्स कर देगा। नूरा कुश्तियां हो रही हैं, अब पूरे पाकिस्तान मीडिया ने उसे कवर किया अच्छी बात और जिन साहब ने वो ये किया था, ये जरा ये तो बताइए ये चक्कर क्या था? ये किसने बेसिकली किया तो था ये? एक नौजवान जर्नलिस्ट है एहतशामुल्लाह उसका नाम है और ये पब्लिक टीवी के अंदर एंकर है और ये वहाँ पे काम करता है और इसने वहाँ से इस्तीफा दिया हुआ है। वैसे तो ये मुस्ताफी हो गया हुआ अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी मेरा ख्याल है वो नोटिस पीरियड में है और मैं इसको तलाश कर रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा। अच्छा। लेकिन जो आगे पीछे से पता किया तो पता लगा कि और अचानक जो आप लोग आजकल टेलीविजन के ऊपर जो लोग काम करते हैं वो अपना यूट्यूब चैनल भी बनाते हैं जैसे आपने कर लिया। हाँ जी, ठीक है? सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, सही है। तो हर आदमी उसमें मेरा यही चैनल है, कुछ और ना तलाश कर लेना। हर आदमी कोशिश करता है। तो उसकी वजह यह है कि इन्होंने भी सोचा कि जब यूट्यूब के ऊपर चैनल इतने बन रहे हैं तो हमें भी बना लेना चाहिए। तो इन्होंने फिर नूरीन न्याज़ी साहिबा से रब्ता कर लिया। अब इनकी किस्मत अच्छी है या उनकी किस्मत अच्छी है या इनकी किस्मत बुरी है या उनकी किस्मत बुरी है, उन्होंने इंटरव्यू का टाइम दे दिया। मुझे लगता है इस बच्चे की और ये 3 महीने पहले फिर उसने ऐसा किया कि मेरा ख्याल है अप्रैल में या मार्च में जैसे उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और इंटरव्यू 1 घंटे का तकरीबन है 58 मिनट का। और इंटरव्यू जो था वो इस किस्म की चीज़ों से भरा हुआ है। जो भरा होता है ना एक्सप्लोसिव्स है। ठीक है, ये ठीक बारूद है। से भरी हुई घड़ी है। तो बच्चा है क्योंकि नया था तो अब उसके अंदर इतनी जान नहीं है बेचारे के अंदर के इसको अपलोड कर सकता। तो उसने मुख्तलिफ लोगों से मशवरा किया, उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल ना करना, ये फंसे होगे तुम। तो उसके बाद ये अबेंडन हो गया इंटरव्यू सारा। उसके कोई 1-2 क्लिप जो थे वो कहीं पता नहीं चले गए, किसी को दे दिए किसी ने, वो 2 अढ़ाई महीने आगे पीछे चलते रहे और चलते चलते जो थे ये पहुंच गए अलीमा खान साहबा तक। अलीमा खान साहबा तक। अलीमा खान साहबा तक। ठीक अब है। अलीमा खान साहबा के पास वो क्लिप पहुंच गए, उन्होंने कहा ये क्या बकवास है और ये कहाँ से हो रहा है, किधर हो रहा है सारा। और मुझे लगता है अलीमा खान साहबा से क्लिप निकल गया।
अब ये अलीमा खान या नौरीन खान? नहीं, अलीमा खान साहिबा की बात कर रहा हूँ, नौरीन खान का इंटरव्यू है। इंटरव्यू है, पहुंचा अलीमा खान अलीमा के खान पास। साहिबा तक ओके, ये 2 क्लिप पहुंची है। ठीक है। तो अब वहां से मुझे लगता है एक क्लिप जो स्लिप हो गया हमसे, अब वो जो स्लिप हुआ, एक दूसरा भी है जो अभी नहीं आया, वो इससे बड़ा बम है। अच्छा, तो बहरहाल वो बाहर निकला क्लिप, और उसके बाद वो वायरल हो गया। अब वायरल हो गया तो उसके बाद फिर तलाश करने लग गया लड़के को, बच्चे को भी। अब ये बच्चा जो है ये भी छुपा हुआ है, इसको भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या करे। और कुदरती सी बात है, अगर मसलन नौजवान आदमी होगा, उसके हाथ में बम फट जाएगा तो क्या करे। वैसे आज एनसीसीआई ने इसे नोटिस जारी कर दिया और 20 तारीख को इसे बुलाया कि आप सामने पेश हो और पेश होकर बताएं कि आपने ये इंटरव्यू क्यों किया है और किस किस्म का जो कंटेंट है, जो कंटेंट है वो क्यों वायरल हुआ और क्यों आपने एंटी स्टेट जो ख्यालात का इजहार किया। बच्चे का क्या कसूर है यार, नूरीन न्याजी का कसूर है। मुझे लगता है कि इनकी जो स्टेटमेंट होगी ना एहतशामुल्लाह की, उसके बाद नूरीन न्याजी साहिबा को ये नोटिस चला जाएगा, उन्हें बुलाया जाएगा कि जनाब पेश हो जरा आप। और ठीक नूरीन है। न्याजी ने पेश क्यों नहीं होना, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, बदमाशी है ना चौधरी साहब, बड़े लोग। क्योंकि अगर वो पेश होंगी तो गिरफ्तार हो जाएंगे। चौधरी साहब अगर वो पेश होंगी तो गिरफ्तार हो जाएंगे गिरफ्तार हो जाएंगे। चौधरी साहब, 100%। आम आदमी हो, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो उसे नोटिस जाए और वो हाजिर ना हो और ना जाए? यार देखो, बड़े लोग बड़े होते हैं, वही कहते हैं कि कानून जो है वो बेसिकली एक अजीबोगरीब सी चीज़ है, एक जाल है, जाल जाल नहीं होता, उसके अंदर छोटी मछलियां जो पकड़ी जाती हैं और बड़ी मछली जो होती है उसको फाड़ के तोड़ के निकल जाती हैं। तो बड़ी मछलियां जो है कानून का जाल तोड़ देती हैं, इतनी सी बात। और सिर्फ एक नहीं, सारे आप देख लो यार, और ये वो पार्टी है जो रूल ऑफ लॉ की बात करती है। सारी पार्टियां रूल ऑफ लॉ की बात करती हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब आज भी कहते हैं कि मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। खुद वो क्या करते उन्होंने कानून अपना नाम तो नहीं रखा हुआ। हैं? सब कहते हैं यार, सब कहते हैं। एमकेएम से पूछ ले, अल्ताफ हुसैन से पूछ ले जाके, वहां पे वो ये भी कहे कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए पाकिस्तान। कानून के साथ सभी खेल रहे हैं। आइन कहाँ है पाकिस्तान में, कहेंगे, लेकिन नहीं है। और उनसे पूछेंगे आपका आइन कहाँ है, आपका कानून कहाँ है, हाँ, दाएं बाएं देखेंगे, खुद ही कानून है, खुद ही आइन है। अपने लिए सब जायज है, बस आधी सी हाँ। बात है कि दूसरा कोई करेगा तो गलत, क्या मैं उसने करूं तो कहा, गलत तो नहीं उसने हो कहा अपन ही भगवान है। सकता। अपन ही भगवान है। हाँ, वो इंडियन एक डायलॉग था। डायलॉग, ये अपन ही भगवान है हाँ। सारे। अच्छा सर, ये स्टेट ऑफ माइंड क्या है? ये पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता ये लोग पाकिस्तानी रह गए। कौन नूरीन साहब की हाँ बात जी। करते हैं, बस यार जो भी अपोजिशन के अंदर होता है उसकी हरकतें ऐसी होती नहीं हैं। नहीं, इतनी नहीं होती। इतनी नहीं इतनी नहीं होती, ये बात ठीक है आपकी। उसकी वजह ये एक नए नए अपोजिशन में आए हैं ना जी, एक दो मरतबा झटके लग जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। वरना आपको शायद याद नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एक वक्त ऐसा भी आया था जिसके अंदर एक बहुत बड़े लीडर थे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने कहा कि हम इंडियन टैंकों में बैठ के पाकिस्तान ये आपने बताया था, बिल्कुल, ये आपने मुस्तफा खान साहब। मुस्तफा कर सकते। ठीक है। हाँ जी, फिर मुस्तफा कर साहब वापस भी आए मिन्नतें तरले करके, और उसके बाद फिर मिनिस्टर भी बने वो। अच्छा मुझे एक चीज बताइएगा, ज़ॉम्बीज़ जानते हैं? ठीक है, वो जो आंखें बार, हाँ, जुबान बार और ठीक, मुर्दा इंसान होता ठीक। है, लेकिन वायरस है यार, वो चल रहा है और बस जिसको वो चक मारता है वो वैसा हो जाता वो भी वैसा हो जाता है। ठीक है, नौरीन न्याजी की जितनी जगह क्लिप्स हुए ना, उनके नीचे मैंने ज़ॉम्बीज़ देखे। है। वो ज़ॉम्बीज़ क्या कह रहे थे? बीबी ठीक कह रही है। मुझे सीरियसली सर पकड़ लिया मैंने कि ये जो 100-150 बंदा नीचे आके कमेंट करता है, ये कौन लोग हैं? ये ज़ॉम्बीज़ मतलब मेरे पास तो जिसे कहते हैं ना, अल्फाज भी नहीं है इन्हें इज्जत से नवाजने के लिए। मुझे एक बंदा मिला वैसे बड़ा मजेदार और बड़ा सूटेड बूटेड, बड़ा जबरदस्त किस्म का कलून लगाया हुआ, बड़ी अच्छी मजेदार किस्म की गाड़ी से बाहर निकला, मेरे पास खुद तशरीफ लाए वो। और उस पर उन्होंने कहा कि देखिएगा चौधरी साहब, मैं आज आपको बता रहा हूँ मैं क्या। कहते हैं इमरान खान साहब धुआं बन के निकल जाएंगे अंदर से। मैंने कहा एक्चुअल धुआं बन के या वैसे आप कह रहे हैं? कहते हैं एक्चुअल धुआं बन के। मैंने फिर गौर से देखा उनकी तरफ, मैं क्या वाकई? कहता हाँ। मैंने कहा कैसे? कहता उन तक एक इस्तीफा, नहीं इस्तीफा कह रहा हूँ, वजीफा पहुंच गया। अच्छा, उन तक एक वजीफा पहुंच गया, वो वजीफा कर रहे हैं आजकल, आपको धुआं पता बन के यूं करके। आपको पता मुलाकात क्यों नहीं हो रही इमरान खान मैंने की? उनको सलाम किया, चाय पिलाई और बाकी ख्यालात भी उनके सुनता रहा। उसके अंदर जो आसमानी ख्यालात थे ना, कमाल थे वैसे। उसके बाद मैंने उन्हें बाहर छोड़ा, वापस आया, 2 घंटे हंसता रहा मैं बैठ के। आपको पता मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही इमरान खान की? नूरीन न्याज़ी साहिबा के बीच। नहीं, वो धुआं बन चुके हैं। चलते हैं, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ जी। नेक्स्ट स्टोरी जी, पाकिस्तान चौधरी साहब बहुत बड़ी तबाही से बच गया, जरा ये बताइए। वाना के अंदर जी, वहां से एक बारूदी गाड़ी थी, बारूद से भरी हुई गाड़ी थी, शहर के अंदर फिर रही थी। 3 दिन वो वहां पे फिरती रही। हमारे जो इदारे थे उन्होंने उसके ऊपर नजर रखी हुई थी। उसको इंटरसेप्ट इसलिए नहीं किया जा रहा था कि बारूद से भरी हुई थी और आबादी के अंदर थी। तो इदारे जो थे दूर बैठ के उसको देखते रहे और उसको वॉश करते रहे। जो ही गाड़ी वो बाहर निकली, जो ही शहर से बाहर आई, तो उसको इंटरसेप्ट करके उसको उड़ा दिया गया। धमाका हुआ और पर्चे उड़ गए उस गाड़ी के भी और बारूद के भी। उसमें एक खारजी जो था, 5 खारजी जो हैं वो मारे गए हैं, और नहीं 5 जख्मी और 1 खारजी मारा गया उसके अंदर। और ये दहशतगर्द थे और ये वाना को उड़ाना चाहते थे या वहां से किसी और शहर में आना चाहते थे। वैसे तो मुझे लगता है कि वाना से निकल के ये पेशावर जाना चाहते थे। ये बड़ा टारगेट था, पूरी गाड़ी भरी हुई थी। बड़ा टारगेट था और इन्होंने पूरी गाड़ी को बारूद से भरा हुआ था, लेकिन ये वाना से बाहर नहीं जा सकी, दूर नहीं जा सकी, लेकिन ये और इस वजह से जो है ना वो बच गए बहुत। और अगर ये खुदा न खास्ता पेशावर पहुंच जाती तो खुद आप तसव्वुर कर सकते हैं पेशावर के अंदर कितनी तबाही आती। बिल्कुल। चौसा, एक और मजे की आपको बात बताऊं, जब अपनी फौजी एजेंसियों की आप तारीफ करते हैं ना, कुछ लोगों को ऐसे आग लगती है कि जैसे पता नहीं बारूद उनके अंदर भरा हुआ है और वो रॉकेट बन के निकल गए हैं ऊपर। अब यहाँ पे एजेंसियों ने 3 दिन तक ऑब्जर्वेशन की है
आबादी के अंदर छिड़ा नहीं, उसे कारनामा है। करना ठीक है, अब इस कारनामे पे शाबाश बनती है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। या देखो पाकिस्तान की जो एजेंसीज है ना, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, और जो हमारे रियासती इदारे हैं, हर चीज़ अपनी जगह पे यार, जो फौज का पॉलिटिकल किरदार है उसके ऊपर एतराज़ होना चाहिए। हम सब लोग डेमोक्रेटिक हैं और डेमोक्रेट से उनको आमरीत के खिलाफ बात करनी चाहिए, ये अपनी जगह पे है। लेकिन जो हमारे इदारों की कुर्बानियां हैं यार, उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। Question बिल्कुल कमाल है वैसे। और जो उसमें कमाल, इतनी खौफनाक दहशतगर्दी के साथ पाकिस्तान आज भी सर्वाइव कर रहा है, और सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा, दूसरे मुल्कों को ट्रेनिंग दे रहा है कि अगर आपके मुल्क में दहशतगर्दी है तो आपने किस तरह दहशतगर्दों तक पहुंचना है। और ये पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी इवॉल्व की है सिर्फ। और ये सर्वाइव इसी फौज और इसी एजेंसियों की वजह से कर रहा कुर्बानियां बहुत है, कुर्बानियां बहुत है। बस देखिए सिर्फ फौज की नहीं, पुलिस की कितनी कुर्बानी है यार। है। देखो ना, पुलिस तमाम का लॉ इन्फोर्समेंट। पुलिस का एक किरदार ये है कि वो शहरियों को तंग करते हैं, ठीक है, हम उसके ऊपर एतराज करते हैं, लेकिन यार उनकी कुर्बानियां भी देखो यार वैसे। तो ये छोटी कुर्बानी के शहरियों को तंग करते हैं। सही या नहीं? आखिरी खबर। अच्छा चलें, लास्ट न्यूज़ आगे चोर साहब, ये खबर पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी नहीं है। पिछले साल एक बहुत बड़ी मुसीबत हम फेस कर चुके हैं, दोबारा आ गई है। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया है, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में बस सैलाब आने वाले हैं 19 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक। बहुत ज़्यादा मानसून का एक ताकतवर स्पेल जो है आ रहा है, अर्बन फ्लडिंग का बहुत ज़्यादा इम्कान है, और बड़े बड़े शहर जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा सारे के सारे के अंदर आ रहे हैं, लाहौर आ रहा है, रावलपिंडी आ रहा है, फैसलाबाद आ रहा है, मुल्तान आ रहा है, गुजरांवाला, मरी वगैरह। इसके अलावा जो बाकी इलाके हैं, पूरा पाकिस्तानी ऑलमोस्ट आप समझ लें, पंजाब का मेजर इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा पूरे का पूरा है, और दूसरा सिंध के आधा आधा सिंध जो है वो है, और लोअर सिंध आप जिसको कह सकते हैं जो पंजाब के साथ मिला हुआ है। कुछ इलाके बलूचिस्तान के अंदर है। बहुत ही खौफनाक किस्म की बारिशें आने लगी हैं। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नालियां, अपने परनाले बिल्कुल सीधे कर लें, और अगर आपकी मोटर्स हैं तो मोटर्स को चेक करवा लें आप, ताकि कोई इशू ना बने। और पैरेलल सिस्टम जो है ना, लाजमी उसका लगाएं कि बाजू का बिजली चली जाती है, मोटर जो पानी नहीं उठा सकती, चलेगी नहीं, तो आप उसका पैरेलल सिस्टम लगाएं। और अगर खुदा ना खास्ता आपने नालों के दरमियान को घर बनाए हुए हैं तो वहां से निकल जाएं, क्योंकि अब ये बरसाती नाले जो हैं ये सैलाब बनने वाले हैं, ये तूफान ले आएंगे, ये दरिया बनने वाले हैं। अल्लाह ताला करम करे, आप पे भी हम सब पे भी दुआ भी करें, और ये ज़हन में रखें कि ये हर साल का फिनोमेना है। अब ये क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा हो गई हुई है कि इस टाइप के जो अर्बन फ्लडिंग ये होती रहेगी। लिहाजा बेहतर ये है कि हर साल के लिए इसको अपने एसओपीज़ का हिस्सा बना लें। बिल्कुल ठीक है जी। इस्लामाबाद जैसे शहर में भी गाड़ियां बह गई थी, अगर आपको याद हो, तो इस इंटेंसिटी, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके, इस इंटेंसिटी के सैलाब आ रहे हैं जी। अब अगर मैं नाम लेने की कोशिश करूं तो इतने ज्यादा नाम है कि कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। बस आप ये समझ लें तकरीबन पूरा पाकिस्तान है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो ये था आज का व्लॉग, यकीनन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। जाते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारी जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जितने लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, चाहे वो फौज है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो एफसी है, चाहे वो रेंजर्स है, या जिनके नाम में नहीं भी ले पा रहा, आप सब हमारा फख्र हैं। आपकी वजह से आज हम सलामत हैं। बहुत शुक्रिया। हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।